डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वो लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, और आज इसका हमारा जो है वो दूसरा एपिसोड है। आई मीन कि दूसरी इसकी जो वीडियो है, जिस पे हमने पहले भी इसी हवाले से बातें डिस्कस की थी। आज दोबारा से हम इसके बारे में बातें डिस्कस करेंगे, कुछ ही पुरानी चीज़ों के बारे में। लेकिन कुछ नए एमसीक्यूज़ आज होंगे, आज पुराने एमसीक्यूज़ नहीं होंगे। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको याद होंगी कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, ओनर्स इक्विटी, इनकम एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये एमसीक्यूज़ के वीडियो को छोड़कर पहले इनकी जो वीडियोज़ हैं पहले वो देख लीजिए, ये रूल समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तो उसके बाद ही आपको ये वीडियो जो है समझ में आएगी। आई मीन के एमसीक्यूज़ समझ में आएंगे। किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ को समझने से पहले उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सवाल भले ना समझे लेकिन उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रूर समझें, ताकि जब आप एमसीक्यूज़ करने बैठें तो आपको एमसीक्यूज़ करते हुए प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बेसिकली एमसीक्यूज़ जो है वो आपके चैप्टर का ही आप समझे कि निचोड़ होता है। पूरा जो कुछ आपके चैप्टर में पढ़ा होता है तो उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा होता है छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर। तो पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम। ओह, बहुत तेज़ी से आ गया। A trader purchased a motor vehicle for his business using a check from his personal bank account। ओहो, यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मालिक ने यहाँ पर एक मोटर व्हीकल परचेज़ किया है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो पेमेंट की है, पेमेंट करने के लिए उसने चेक दिया है, और चेक जो है वो उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से दिया है, बिजनेस बैंक अकाउंट से उसने पैसा निकाल कर नहीं दिया। यानी मालिक ने घर से पैसा ला कर दिया है, पर्सनल बैंक अकाउंट यानी घर का अकाउंट, घर से पैसा ला कर दिया है, और बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर नहीं दिया। क्या एंट्री इसकी रिकॉर्ड की जाएगी, क्या डेबिट किया जाएगा और क्या क्रेडिट किया जाएगा। तो पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि हमने मोटर व्हीकल परचेज किया है। मोटर व्हीकल हमारे लिए एसेट है, और एसेट हम अगर परचेज करते हैं तो हमारे पास एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो पीछे अभी आपको दिखाया है कि एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो लिखा जाता है डेबिट साइड पर। तो मोटर व्हीकल तो होना चाहिए डेबिट। अब मोटर व्हीकल डेबिट होने के यहाँ पर दो ऑप्शन है, अकाउंट टू बी डेबिटेड, या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, बाकी ये और भी नहीं हो सकते, क्योंकि मोटर व्हीकल क्रेडिट नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। अब अगर मैंने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा दिया है तो पैसा मेरे बैंक से जा रहा है, ठीक है सर, बैंक को क्रेडिट कर देना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बकौल आपके। ये छोटा सा पॉइंट है जहां पर आप कर देते हैं गड़बड़। क्या वाकई मेरे बिजनेस के बैंक से पैसा जा रहा, तो लिखा हुआ नहीं सर, पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा गया। यानी कि मेरे अगर बिजनेस के बैंक अकाउंट में $5000 थे तो अब भी मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में $5000 ही रहेंगे। मैंने अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से ₹1 भी नहीं निकाला, $1 भी मैंने उसमें से नहीं निकाला। इट मीन्स कि मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब बिजनेस के बैंक अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मेरा बिजनेस के बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट भी नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल। सर कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप कह तो रहे हैं लेकिन बात समझा भी दीजिए। आइए ज़रा इसको समझ भी लेते हैं। कैपिटल से मतलब क्या होता है। कैपिटल से मुराद होती है कि मालिक अपने घर से पैसा लाकर कारोबार में इन्वेस्ट करता है। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है? जी सर, एक तरह से यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि मालिक को यहाँ पर गाड़ी खरीदनी थी, और गाड़ी खरीदने के लिए उसके पास बिजनेस में शायद पैसा नहीं था, कम था। तो वो अपने घर गया और अपने घर के जो बिजनेस बैंक अकाउंट था, अपने घर के अपने घर का पर्सनल जो अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट से उसने पैसा निकाला, और पैसा निकाल कर उसने गाड़ी खरीदी। यानी मालिक अपने घर से मज़ीद पैसा लेकर आया और पैसा लाकर उसने कारोबार में इन्वेस्ट किया। अब कारोबार में इन्वेस्ट कैसे किया है, कारोबार के लिए वो गाड़ी खरीद कर लेकर आया। तो मालिक अगर अपने घर से लाकर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पॉल रेंट्स प्रेमिसेस फ्रॉम जॉन एंड पेज रेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर। पॉल ने जॉन से कोई जगह किराए पर ली है और जॉन को हर महीने वो रेंट पे करता है क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट ट्रांसफ़र का मतलब है कि डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से जॉन के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। कहते हैं हाउ वुड जॉन रिकॉर्ड दिस। जॉन इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेगा। जॉन कौन है? जॉन वो है जो कि पॉल से रेंट ले रहा है, ये जहन में रखिएगा। ये यहाँ पर उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए। क्या डेबिट किया जाएगा। अब देखिए, जॉन के पास पैसा आ रहा है, हमें जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। जॉन के पास पैसा आ रहा है, पैसा अगर आए तो कहाँ लिखना चाहिए सर, पैसा जो है वो हमारे लिए एसेट है, और एसेट लिखना चाहिए डेबिट साइड पर, ठीक है। तो पैसा डेबिट होने के यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो ए है या बी है। अब ए में पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है, और बी में पैसा कहाँ आ रहा है, ऑफिस में यानी कैश में आ रहा है। तो यहाँ पर वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा हुआ है क्रेडिट ट्रांसफ़र।
क्रेडिट ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जॉन के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो जॉन जो है वो बैंक को डेबिट करेगा। बैंक में पैसा आ रहा है तो वो बैंक को डेबिट करेगा। अब देखिए सिंपल सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। आगे मैंने क्रेडिट पढ़ा ही नहीं है, लेकिन सिंपल ऑप्शन यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑप्शन ए कि बैंक जो है वो इसमें डेबिट किया जाएगा। अब क्रेडिट क्या किया जाएगा, ये पैसा किस चीज़ के लिए रिसीव किया गया, सर ये रेंट के लिए रिसीव किया गया। तो यहाँ पर लफ्ज़ क्या आएगा, रेंट रिसीवेबल। ये रेंट रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, सर अगर मैं रेंट रिसीव कर रहा हूँ तो रेंट मेरे लिए इनकम है, मेरी आमदनी है। जॉन के लिए रेंट क्या है, इनकम है। जॉन ने अपनी जगह किराए पर दी है और उसके बदले हर महीने वो पॉल से रेंट लेता है, तो रेंट जॉन के लिए क्या है, इनकम है। और जब वो रेंट लेगा तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, सर बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाए तो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट साइड पर। तो इसीलिए हमने रेंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड किया है क्रेडिट साइड पर, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जेन परचेज गुड्स एंड पेड बाय क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर के मैंने बता दी, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर देना। जेन ने गुड्स परचेज की है और डायरेक्ट बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट कर दी है। हाउ शुड दिस बी रिकॉर्ड इन जेन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जेन इसे कैसे रिकॉर्ड करेगी, क्या डेबिट करेगी और क्या क्रेडिट करेगी। तो सबसे पहले तो ये बात समझिए कि जेन ने गुड्स परचेज की है। आपको बचपन में ये बात बताई गई थी कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, पहले कुछ बातों को आज अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके ऑफिस में पैसा आ रहा है या जा रहा है तो ऑफिस के पैसों के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कैश का। बैंक में पैसा आ रहा है जा रहा है तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बैंक का। गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम परचेजेस का। गुड्स अगर हम सेल करते हैं तो गुड्स सेल करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सेल्स का। मालिक जब कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करता है तो मालिक की इन्वेस्टमेंट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कैपिटल का। मालिक अगर पैसा घर निकाल कर वापस ले जाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। और अगर हमने किसी को उधार पर सामान बेचा और हमें अपने किसी कस्टमर से उधार लेना है तो उधार लेने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रेड रिसीवेबल का। और अगर किसी को उधार देना है तो उधार देने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रेड पेबल का। तो इन बातों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जेन ने गुड्स परचेज़ की, अभी अभी आपको बताया कि गुड्स परचेज़ करने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सर गुड्स परचेज़ करने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परचेजेस का। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब जब मैं गुड्स परचेज़ करता हूँ तो मेरे पास गुड्स आएगी। जब गुड्स आएगी तो मैं कहाँ लिखूँगा, डेबिट साइड पर। ठीक है, गुड्स परचेज करूंगा, सिंपल सी बात, कुछ अगर आ जाए तो लिख दीजिए डेबिट साइड पर। तो मेरे पास गुड्स अगर आ रही है तो मैं कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड पर। किस नाम से, परचेज के नाम से। तो परचेज डेबिट होने के यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है। या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। अब ऑप्शन बी में वो कह रहे हैं कि बैंक को क्रेडिट करेंगे, यानी कि हम बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट कर रहे हैं। और ऑप्शन डी में वो कह रहे हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब है कि हमें उधार देना है। तो क्या हमने यहाँ पर उधार पर सामान खरीदा, तो इसका जवाब है नहीं सर, हमने डायरेक्ट बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी है। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी तो मेरे बैंक से पैसा जा रहा है, गुड्स मेरे पास आ रही है, जो मेरे पास आ रहा है वो डेबिट हो जाना चाहिए, जो मेरे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो गुड्स आ रही है तो गुड्स डेबिट यानी परचेज डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनता है मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, नेक्स्ट, व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग अ चेक पेमेंट टू अ क्रेडिट सप्लायर। अगर हमने अपने किसी क्रेडिट सप्लायर को पेमेंट की है चेक के थ्रू तो उसके लिए क्या एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, क्या डेबिट किया जाएगा, क्या क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है भाई, पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, अगर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे बैंक से पैसा जा रहा है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात। अगर बैंक से पैसा जाए तो सर मेरा बैंक डिक्रीज हो जाएगा, बैंक एसेट है, एसेट कम हो जाए तो लिखना चाहिए क्रेडिट साइड पर। तो बैंक को तो हो जाना चाहिए क्रेडिट। अब बैंक क्रेडिट होने के यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पर आ जाते हैं। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है परचेज लेजर अकाउंट और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है सेल्स लेजर अकाउंट। अब सवाल यह है कि मैं यहाँ पर ऑप्शन सी लिखूँ या ऑप्शन डी लिखूँ। अब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि क्रेडिट सप्लायर कौन होता है। सप्लायर वो होता है जिससे हम सामान परचेज करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जिससे हम उधार पर सामान परचेज करते हैं। और उधार पर जब मैं सामान परचेज करता हूँ ना तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, हम मेंटेन करते हैं परचेज लेजर अकाउंट। ठीक है, उधार के सप्लायर के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, हम मेंटेन करते हैं परचेज लेजर अकाउंट। तो यहाँ पर उधार की पेमेंट करने के लिए जो अकाउंट यूज़ किया जाएगा उधार के लिए वो ट्रेड पेबल होता है बेसिकली। तो ट्रेड पेबल का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन किया जाता है, ट्रेड पेबल के नाम से नहीं होता बल्कि होता है परचेज लेजर अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो परचेज लेजर अकाउंट के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, यानी ट्रेड पेबल के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ। और ट्रेड पेबल को हम किस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, परचेज लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विलियम पेड $500 इन कैश टू सोनिया फॉर रेंट। ठीक है भाई, विलियम ने सोनिया को रेंट पे किया है कैश में।
हाउ डिड सोनिया रिकॉर्ड दिस, सोनिया इसको कैसे रिकॉर्ड करेगी। अब देखिए सोनिया के पास रेंट का पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, अगर सोनिया के पास कैश आ रहा है तो सोनिया के पास कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा तो सोनिया कैश को कहाँ लिखेगी। ये जहन में रखना है कि विलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिकॉर्ड नहीं करना, हमें सोनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। सोनिया के पास पैसा आ रहा है, सोनिया कैश को रिकॉर्ड करेगी सर डेबिट साइड पर। अब कैश डेबिट होने का एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए, सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए जो है वो कैश डेबिट है। अब क्यों पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है सर रेंट के लिए। अभी पीछे भी हमने बात की थी कि अगर सोनिया रेंट ले रही है तो सोनिया के लिए रेंट क्या है, उसकी इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड पर। नाम क्या हो जाएगा उसका, रेंट रिसीवेबल, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अल्लू बाइज एंड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है भाई, एक आदमी जो उधार पर सामान खरीदता और बेचता है। अ चेक रिसीव्ड बाय अल्लू वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, ओ माय गॉड। ठीक है, हाउ वुड ही रिकॉर्ड दिस डिसऑनर्ड चेक, वो उस डिसऑनर्ड चेक को कैसे रिकॉर्ड करे। पहले तो ये समझिए डिसऑनर्ड चेक क्या होता है, ये हमने कैश बुक में डिस्कस करना है, ये हमने बैंक रिकन्सिलेशन में तफसील से डिस्कस करना है। ठीक है, तो डिसऑनर्ड चेक के मायने ये होते हैं कि जब आप अपने किसी कस्टमर से चेक लेते हैं, उसे बैंक में जमा करवा देते हैं, आप खुशी खुशी उसे अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बैंक वाला कहता है कि भाई कि आपको जिन्होंने चेक दिया था, यानी आपने जिनका चेक जमा करवाया था, उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, और बैंक वाला वही चेक आपको रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है। तो जो चेक बैंक वाला रिटर्न कर देता है उसे हम नाम देते हैं डिसऑनर चेक का। ठीक है भाई, अच्छा अब ज़रा कहानी समझते हैं। अल्लू भाई साहब ने किसी से चेक रिसीव किया, अ चेक रिसीव बाय अल्लू, अल्लू भाई साहब ने किसी से चेक रिसीव किया, बस यहीं पे रुक जाइए। अगर चेक रिसीव किया और उसे बैंक में जमा करवा दे तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लू भाई साहब के बैंक में पैसा आया। पहले गौर से मेरी बात सुनते जाइएगा, अल्लू भाई साहब के बैंक में पैसा आया। ठीक है, बैंक में पैसा आया, मैं सिर्फ यहाँ तक की बात पढ़ रहा हूँ, आगे डिसऑनर की बात नहीं पढ़ रहा। बैंक में पैसा अगर आया तो अल्लू भाई साहब इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सर बैंक में पैसा आया तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाए तो लिखते हैं डेबिट साइड पर। तो अल्लू भाई साहब ने बैंक को लिखा डेबिट साइड पर। ठीक है, और चेक रिसीव कर रहे हैं, चेक हम किससे रिसीव करते हैं, कस्टमर से या सप्लायर से। कस्टमर वो होता है जिसको हम सामान बेचते हैं, सप्लायर वो होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने चेक रिसीव किया है। रिसीव कब करेंगे, जब हम किसी को सामान बेचेंगे। हमने किसी को सामान बेचा, अब उससे बोले ला भाई पैसा दो, तो हम किसी से पैसा ले रहे हैं। किससे पैसा लेते हैं हम, अपने कस्टमर से पैसा लेते हैं, यानी क्रेडिट कस्टमर से हम पैसा लेते हैं। तो हमारे बैंक में पैसा आया और क्रेडिट कस्टमर हमारा हो जाएगा क्रेडिट, यानी ट्रेड रिसीवेबल जिसे कहते हैं ना उधार, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है भाई, जब हमने यानी अल्लू भाई साहब ने जब अपने कस्टमर से चेक रिसीव किया होगा तो इनके बैंक में पैसा बढ़ा होगा, बैंक डेबिट, और इनका जो ट्रेड रिसीवेबल होगा, उधार होगा, वो ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल एसेट, एसेट कम हो जाए तो लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। नाम दिया होगा उन्होंने से क्रेडिट कस्टमर का। जिस वक्त चेक रिसीव किया होगा उस वक्त ये एंट्री बनाई होगी। अब वही चेक बैंक वाला क्या कर देता है, डिसऑनर कर देता है, यानी वापस कर देता है। अब बैंक वाला कहता है कि भाई चेक वापस ले जाओ, हम आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर सकते क्योंकि जिन्होंने आपको ये चेक दिया है उनके अकाउंट में पैसा नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या वाकई मेरे बैंक में पैसा आया, तो इसका जवाब है नहीं। अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देना चाहिए। क्यों रिवर्स कर देना चाहिए, रिवर्स इसलिए करना चाहिए कि मैंने अपने बैंक को डेबिट कर दिया था, यानी मैंने ये कहा था कि मेरे बैंक में पैसा आ गया, क्या वाकई मेरे बैंक में पैसा आया, तो इसका जवाब है नहीं आया। तो फिर मैंने अगर इसे गलती से डेबिट कर दिया तो सही करने के लिए मुझे बैंक को क्या करना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। मैंने अपने क्रेडिट कस्टमर को क्रेडिट कर दिया था, ठीक है, यानी मैंने अपने उधार जो लेना था कस्टमर से मैंने उसे ख़त्म कर दिया था। क्या कस्टमर के ऊपर से उधार वाकई ख़त्म हो गया, तो इसका जवाब है सर उधार उस वक्त ख़त्म होता जब कस्टमर से पैसा मिल जाता। कस्टमर ने तो हमें पैसा दिया नहीं, खाली चेक पकड़ा दिया हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो अब कस्टमर का उधार ख़त्म हुआ नहीं, तो हम दोबारा से कस्टमर के उधार को रीओपन करेंगे। तो जो पहले मैंने क्रेडिट किया था उसे दोबारा से मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो ऑप्शन क्या बनता है, इसका सही आंसर बनता है सी, क्रेडिट कस्टमर दोबारा से हो जाएगा डेबिट और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। यानी इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब चेक रिटर्न हो जाता है तो उसी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं जो हमने चेक लेते हुए बनाई होती है। चेक जब लेते हैं कस्टमर से तो क्या एंट्री बनाते हैं, बैंक डेबिट, और ट्रेड रिसीवेबल या जो भी कस्टमर का नाम होता है वो क्रेडिट कर देते हैं। अब अगर वही चेक डिसऑनर हो जाए तो इसी एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, यानी बैंक को क्रेडिट कर दीजिए और क्रेडिट कस्टमर को डेबिट कर दीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अच्छा, अब इसके आगे के जो एमसीक्यूज है ना, 4-5 एमसीक्यूज, वो सेम इसी चीज़ के ऊपर बार बार रिपीट होंगे। तो सर आपने बार बार क्यों रिपीट किए, वो इसलिए क्योंकि तमाम एमसीक्यूज आपके पास पेपर्स के। अ चेक रिसीव फ्रॉम केट अ क्रेडिट कस्टमर वॉज डिसऑनर्ड। ठीक है, केट ने अपने किसी क्रेडिट कस्टमर से चेक रिसीव किया और वो चेक क्या हो गया भाई, डिसऑनर हो गया। ठीक है भाई, हाउ वाज दिस डिसऑनर चेक रिकॉर्ड, ये कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो भाई बैंक से पैसा जा रहा है, अभी अभी आपको मैंने बताया, जब चेक रिसीव किया होगा तो क्या एंट्री बनाई होगी। ठीक है, आपने केट से चेक रिसीव किया, जब आपने केट से चेक रिसीव किया होगा तो आपने एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट,
और केट क्रेडिट, क्रेडिट यानी कस्टमर का नाम जो हो जाता है वो क्रेडिट हो जाता है जिस वक्त चेक रिसीव किया होगा, बैंक डेबिट और केट क्रेडिट। अब अगर यही चेक डिसऑन हो जाए तो क्या होना चाहिए, केट डेबिट हो जाना चाहिए और बैंक क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ जी, केट डेबिट और बैंक क्रेडिट, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, पता नहीं क्या लिखा है। फारूक सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, अ चेक फ्रॉम अहमद, अ क्रेडिट कस्टमर वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, हाउ डज फारूक रिकॉर्ड दिस। ठीक है भाई, फारूक ने अपने किसी क्रेडिट कस्टमर से, अहमद से चेक रिसीव किया। पहले तो इसकी एंट्री समझ लेते हैं। जब चेक रिसीव किया होगा अहमद से तो क्या एंट्री बनाएगी, बैंक डेबिट और अहमद क्रेडिट, जिस वक्त चेक रिसीव किया होगा। ठीक है, जिस वक्त फारूक भाई साहब ने अहमद भाई साहब से चेक रिसीव किया होगा तो एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट, हमारे बैंक में पैसा आया और अहमद भाई साहब का रिकॉर्ड जो है वो, यानी उधार जो है वो खत्म हो गया, तो अहमद भाई साहब का रिकॉर्ड हो गया क्रेडिट। अब अगर यही चेक डिसऑन हो जाए तो ये एंट्री रिवर्स कर दीजिए, अहमद डेबिट और बैंक क्रेडिट, अहमद डेबिट और बैंक क्रेडिट, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर। सर बैड डेट्स भी तो हो सकता है। देखिए बैड डेट्स का लफ्ज़ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा उधार डूब जाता है, यानी अहमद भाई साहब भाग जाते हैं। अभी अहमद भाई साहब भागे नहीं है, अभी सिर्फ उनका चेक जो है वो डिसऑनर हुआ, यानी बैंक ने वो चेक वापस किया है। हो सकता है कि अहमद भाई साहब बोलेंगे सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, मैं इसके पैसे जो है वो आपको 1-2-3 दिन में लौटा दूंगा। अहमद भाई साहब ने पैसे देने से इनकार नहीं किया है, बस उनका चेक डिसऑनर हुआ है, उनका चेक बाउंस हुआ है, रिटर्न हुआ है। तो ऑप्शन क्या बनता है इसका, ऑप्शन बनता है इसका भी बी। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ऑन September 1st, Peter sent a check to his credit supplier John. This was correctly entered in John's book. On 10 September, the check was returned unpaid due to lack of funds. ठीक है भाई, वही डिसऑनर चेक, रिटर्न का मतलब होता है कि बैंक ने चेक रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया, क्योंकि अकाउंट में पैसा नहीं था, लैक ऑफ फंड्स। विच एंट्री शुड बी मेड इन जॉन्स बुक ऑन 10 September? जॉन भाई साहब कौन है, जॉन भाई साहब वो हैं जिन्होंने पीटर से चेक रिसीव किया। पीटर सेंट अ चेक टू हिज क्रेडिट सप्लायर जॉन, पीटर ने चेक दिया है जॉन को। तो जब जॉन के पास पैसा आया होगा पीटर से, जब पैसा आया होगा तब की बात कर रहा हूँ, तो जॉन भाई साहब ने क्या एंट्री बनाएगी, जब पैसा आया होगा जॉन भाई साहब ने एंट्री बनाएगी बैंक डेबिट और पीटर क्रेडिट। ठीक है, अब अगर यही चेक रिटर्न हो जाए तो क्या एंट्री हो जाती है, रिवर्स कर दीजिए, बैंक क्रेडिट और पीटर डेबिट, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, सारे एमसीक्यू बिल्कुल सेम है। On April 2, Nina received a check from Zafar, a credit customer. On April 12, the check was returned unpaid by the bank. ये भी डिसऑनर हो गया। What entry would Nina make on 12 April? नीना क्या एंट्री बनाएगी, नीना ने चेक जब रिसीव किया होगा तो एंट्री बनाई होगी, जिस वक्त चेक रिसीव किया होगा तो एंट्री बनाएगी बैंक डेबिट और जफर क्रेडिट, जिस वक्त चेक रिसीव किया होगा बैंक डेबिट और जफर क्रेडिट। अब अगर यही चेक रिटर्न हो जाता है तो जफर डेबिट और बैंक क्रेडिट, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं कि एक ही जैसे एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस तरह के एमसीक्यूज ये सारे पास पेपर्स के हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ चलते हैं। हाँ, अब थोड़ा समझना है। अली पेड अयूब अ क्रेडिट सप्लायर बाय चेक, द बैंक लेटर डिसऑनर्ड द चेक। ठीक है भाई, चेक यहाँ पर भी डिसऑनर हो गया। हाउ वुड अली रिकॉर्ड दिस डिसऑनर चेक, अली ये कैसे रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पर ज़रा बात समझिएगा, अब तक हमने ये पढ़ा कि जो चेक रिसीव कर रहा था वो एंट्री रिकॉर्ड कर रहा था। अब यहाँ पर अली पेड चेक, अली ने चेक को पे किया। ठीक है भाई, जिस वक्त, अच्छा हमें किसके लिए एंट्री रिकॉर्ड करनी है, क्या अयूब के लिए रिकॉर्ड करनी है या एंट्री अली के लिए, तो जवाब है इसका सर हमें अली के लिए। अब हमें उसके लिए एंट्री रिकॉर्ड करनी है जो चेक दे रहा है। अब तक ये होता था कि जो चेक ले रहा है उसके हिसाब से हम एंट्री रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अब जो चेक दे रहा है हमें उसके हिसाब से एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो पहले तो ये समझिए कि जब अली ने अयूब को पैसा दिया होगा, जिस वक्त अली ने पेमेंट की होगी, तो उस वक्त अली ने क्या एंट्री बनाई, अली ने जब पेमेंट की होगी तो अली के पास से पैसा गया तो अली ने बैंक को लिखा होगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अली ने बैंक को लिखा होगा क्रेडिट साइड पर। और अली ने डेबिट क्या किया होगा, क्या अली अपनी बुक में अली का ही नाम लिखेगा या अयूब का नाम लिखेगा, तो जवाब ये है कि सर अली ने अयूब का नाम लिखा होगा। क्यों, क्योंकि अली ने पेमेंट किसको की है, अली ने पेमेंट की है अयूब को। हम अली की बुक्स की बात कर रहे हैं। अली जब एंट्री बनाएगा तो अली के बैंक से पैसा गया, बैंक को क्रेडिट करेगा और अयूब को डेबिट करेगा जिस वक्त उसने पेमेंट की होगी। अब अगर यही चेक डिसऑनर हो जाए तो अगेन सेम इसी एंट्री को रिवर्स हो जाना चाहिए, यानी बैंक डेबिट हो जाना चाहिए और अयूब को हो जाना चाहिए क्रेडिट, यानी ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट करने वाले की बात कर रहे थे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अनिति पेड ब्रायन अ सप्लायर ट्वाइस इन एरर। ठीक है, ब्रायन सेंड अ रिफंड ऑफ द ओवरपेड अमाउंट टू अनिति, हाउ वुड ब्रायन रिकॉर्ड दिस रिफंड। ठीक है भाई, कहानी समझ में आई। ये कोई आंटी है अनिति, इन्होंने ब्रायन को 2 दफ़ा पैसे दे दिए गलती से, एक दफ़ा ट्रांसफ़र किया
मैसेज नहीं आया, उन्होंने दूसरी दफ़ा भी मैसेज के जरिए और दूसरी दफ़ा भी बैंक के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, 2 दफ़ा उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है। अब उन्होंने ब्रायन से आके, ब्रायन भाई आपको 2 दफ़ा हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, बराए मेहरबानी 1 दफ़ा का अमाउंट हमें जो है वो रिटर्न कर दिया जाए। ब्रायन अच्छे आदमी है, ब्रायन ने कहा ठीक है भाई लो, हमने हम आपको अमाउंट रिफंड कर दिया। तो जिस वक्त ब्रायन के पास पैसा आया होगा उस वक्त ब्रायन भाई साहब ने क्या एंट्री बनाई गई? ठीक है, जब पैसा आया होगा तब की बात करें तो ब्रायन भाई साहब ने एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट, पैसा आया बैंक डेबिट, और क्रेडिट क्या किया होगा? ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा आया अनिति से, तो अनिति का अकाउंट उन्होंने किया होगा क्रेडिट। जिस वक्त पैसा आया होगा, ठीक है, 1 दफ़ा होगा तो भी एंट्री बनाएगी, दूसरी दफ़ा होगा तो भी सेम एंट्री बनाएगी, बैंक डेबिट और एनिटी क्रेडिट। अब अगर यही पैसा वो उनको रिफंड कर देते हैं तो क्या होना चाहिए? सर रिफंड कर दे तो यही एंट्री रिफंड हो जानी चाहिए, आई मीन रिवर्स हो जानी चाहिए कि ब्रायन भाई साहब के बैंक से पैसा गया बैंक क्रेडिट और एनिटी क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। ठीक है, जब पैसा आया तो एंट्री बनाई बैंक डेबिट एनिटी क्रेडिट। अब अगर यही पैसा रिफंड कर दे तो एनिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट, यानी एंट्री रिवर्स हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या बनता है इसका? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक, उमर सेंड अ क्रेडिट नोट टू मरियम फॉर गुड्स रिटर्न। उमर ने मरियम को गुड्स क्या कर दी? रिटर्न कर दी। ठीक है भाई, हाउ वुड मरियम रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? मरियम इस बात को कैसे लिखेंगी? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अच्छा, मरियम कौन है? मरियम वो हैं जिन्होंने क्या नाम है, गुड्स सेल की थी उमर को। ठीक है, मरियम वो हैं जिन्होंने गुड्स, सही, उमर सेंड अ क्रेडिट नोट टू मरियम फॉर गुड्स रिटर्न। अच्छा, अब ये क्रेडिट नोट क्या होता है ये हम जब, सॉरी मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है कि जब गुड्स रिटर्न की जाती हैं तो उस वक्त जो सप्लायर होता है वो क्रेडिट नोट सेंड करता है। ठीक है, आगे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट नोट का जिक्र है और क्रेडिट नोट कौन सेंड कर रहा है? उमर। जो क्रेडिट नोट सेंड करता है ना वो सप्लायर होता है, यानी वो बेचने वाला होता है। तो उमर जो है वो बेचने वाला है और मरियम जो है वो गुड्स खरीदने वाली हैं। ठीक है, उमर गुड्स बेचने वाला है और मरियम गुड्स खरीदने वाली हैं। तो मरियम ने उमर को गुड्स वापस कर दिए। मरियम कह रही है कि भाई ये सामान ख़राब है, ये आप वापस कर लें। ठीक है, उमर ने कहा ठीक है, वापस कर लिया उमर ने वो सामान और उसके बदले उन्हें स्लिप बनाकर दे दी। उस स्लिप का नाम है क्रेडिट नोट। ठीक है, बिल बनाकर दे दिया, वो बिल का नाम है क्रेडिट नोट। तो मरियम ने उमर को गुड्स रिटर्न किए। जब मरियम गुड्स रिटर्न करे इसका मतलब ये कि मरियम ने उमर से पहले गुड्स क्या की होंगी? खरीदी होंगी। जिस वक्त मरियम ने उमर से गुड्स खरीदी होंगी, ठीक है, उस वक्त मरियम ने क्या एंट्री बनाई होगी? तो उस वक्त मरियम ने एंट्री बनाई होगी परचेजेस डेबिट। मरियम ने जिस वक्त गुड्स खरीदी होगी तो उस वक्त मरियम के पास गुड्स आई होगी, और गुड्स खरीदने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? परचेज का। तो उस वक्त मरियम ने एंट्री बनाई होगी परचेज डेबिट और उमर क्रेडिट। उमर क्यों क्रेडिट? क्योंकि उमर को उन्हें पैसे देने थे, जिसे पैसे देने हैं वो हमारे लिए क्या है? ट्रेड पेबल है, यानी लायबिलिटी है। और ट्रेड पेबल को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पर। जिस वक्त सामान खरीदा होगा उस वक्त मरियम आंटी ने एंट्री बनाई होगी परचेजेस डेबिट और उमर क्रेडिट। अब अगर यही गुड्स मरियम आंटी उन्हें वापस कर देती है उमर को तो वही एंट्री रिवर्स हो जानी चाहिए, यानी परचेज क्रेडिट और उमर डेबिट। परचेज क्रेडिट क्यों? क्योंकि मरियम आंटी के पास से गुड्स वापस जा रही है, चली जाएगी तो कहाँ लिखेंगे? मरियम आंटी क्रेडिट साइड पर। किस नाम से? परचेज रिटर्न के नाम से, क्योंकि मरियम ने गुड्स परचेज की थी। तो मरियम परचेज रिटर्न को कहाँ लिखेगी? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, और किसको वापस कर रही है वो? उमर को। तो उमर का नाम लिखेंगे वो डेबिट साइड पर। परचेज रिटर्न क्रेडिट और उमर डेबिट। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक, विच एंट्रीज डिड सैली मेक टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन? ठीक है भाई, राशिद, अ क्रेडिट कस्टमर रिटर्न डैमेज गुड्स। अगर हमारा कोई कस्टमर हमें गुड्स लाकर वापस कर दे तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? कस्टमर कौन होता है? जिससे हम सामान बेचते हैं। ठीक है भाई, तो जिस वक्त हम कस्टमर को सामान बेचते हैं उस वक्त क्या एंट्री बनाते हैं? पहले तो ये सोचिए, जिस वक्त हम सामान बेचते हैं कस्टमर को तो उस वक्त हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास से गुड्स जा रही है, तो उस वक्त हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर, और कस्टमर का नाम हम यानी राशिद का नाम हम लिखते हैं डेबिट साइड पर। ठीक है, राशिद से हमें पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है वो हमारे लिए कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारे लिए कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है। जब एसेट बढ़ता है तो हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड पर। तो जिस वक्त हमने, जब सैली आंटी ने राशिद को सामान बेचा होगा उस वक्त उन्होंने एंट्री बनाई होगी राशिद डेबिट और सेल्स क्रेडिट। राशिद डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब अगर राशिद वही सामान लाकर वापस कर दे तो सैली आंटी जो है वो उसी एंट्री को रिवर्स कर देंगी, यानी सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट और राशिद क्रेडिट। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं,
पहले तो ये समझ लीजिए कि सैली आंटी जो है वो राशिद को सामान बेच रहे हैं। राशिद कस्टमर है, कस्टमर को सामान बेचा जाता है। अब जब कस्टमर को हम सामान बेचते हैं तो सामान बेचना हमारे लिए क्या है? सामान बेचना हमारे लिए इनकम है। सेल करूंगा तो मेरी इनकम होगी। अब अगर मेरा कस्टमर वही सामान लाकर मुझे वापस कर देता है तो इससे मेरी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर इससे आपकी इनकम कम हो जाएगी। और जब इनकम कम हो जाए तो कहाँ लिखते हैं? सर इसके लिए रूल शुरू में बता चुके हैं कि इनकम कम हो जाए तो हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड पर। तो इनकम को मुझे लिखना चाहिए डेबिट साइड पर। अब सवाल ये है कि इनमें से इनकम के लिए कौन सा वर्ड शो होगा? परचेज रिटर्न? जी नहीं, परचेज रिटर्न तो हम तो यहाँ परचेज रिटर्न कर ही नहीं रहे, हमारे पास तो सेल रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न होना चाहिए डेबिट। इकलौता ऑप्शन है जिसमें सेल रिटर्न कहाँ पर है? डेबिट साइड पर। तो ऑप्शन क्या नजर आ रहा है आपको इसमें सी? और राशिद का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। राशिद क्या है? राशिद हमारा कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर, जिससे हमें उधार लेना है। उधार लेने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए क्या है? एसेट है। अब वो एसेट हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कस्टमर से उधार हमारा कम हो जाएगा। जब कस्टमर सामान वापस कर देगा तो हमारा उधार उसकी तरफ कम हो जाएगा। और जब उधार कम हो जाए, यानी ट्रेड रिसीवेबल जब कम हो जाए, एसेट कम हो जाए, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। तो इसका आंसर भी है ऑप्शन सी। ठीक। काई बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम मीना एंड पेड इमीडिएटली बाय बैंक ट्रांसफर। ठीक है भाई, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा और बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी। हाउ शुड काई रिकॉर्ड दिस इन अकाउंट? हाउ शुड काई रिकॉर्ड दिस इन हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? ठीक है भाई, काई ने क्या परचेज किया? ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया। तो काई के पास ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है, तो वो ऑफिस इक्विपमेंट को कहाँ लिखेगा? सर ऑफिस इक्विपमेंट को लिखना चाहिए डेबिट साइड पर। ठीक है भाई, और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को कहाँ लिखना चाहिए? बैंक को लिखना चाहिए क्रेडिट साइड पर। ठीक है, बैंक से पैसा जा रहा है, इक्विपमेंट आ रहा है तो इक्विपमेंट डेबिट, बैंक जा रहा है तो बैंक क्रेडिट। सिंपल, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इक्विपमेंट आ रहा है और बैंक से पैसा जा रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है भाई, बस थोड़े से एमसीक्यूज रह गए। जेम्स बॉट a motor vehicle costing 10,000 from GF Motors. He paid 2,000 by check and balance was to be paid over the next 2 years. Oh my God, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो गई। जेम्स ने एक मोटर व्हीकल बाय किया है और जिसमें से जो मोटर व्हीकल की कॉस्ट है वो है 10,000, जिसमें से 2,000 उसने अभी पे कर दिए और बाकी $8,000 के लिए उसने कहा कि ये पैसे मैं आपको 2 साल में लौटा दूँ। उसने बोला ठीक है भाई। हाउ वुड दिस रिकॉर्ड इन जेम्स बुक्स ऑफ अकाउंट? जेम्स इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? ये उन्होंने हमें कुछ ट्रांजेक्शन दी है। पहले तो ये समझे कि जेम्स के पास मोटर व्हीकल आ रहा है। अगर मोटर व्हीकल जेम्स के पास आ रहा है तो जेम्स मोटर व्हीकल को कहाँ लिखेगा? जेम्स मोटर व्हीकल को लिखेगा डेबिट साइड पर। सबसे पहले तो ये समझ, मोटर व्हीकल आ रहा है तो मोटर व्हीकल को कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड पर। और वो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, यानी उसके बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक को कहाँ लिखा जाएगा? सर बैंक को लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर। सिंपल सी ये बात समझ लीजिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें मोटर व्हीकल डेबिट हो और बैंक जो है वो क्रेडिट हो? जी हाँ, मोटर व्हीकल नहीं, डेबिट नहीं है। जीएफ मोटर ये तो अंकल का नाम है जिससे सामान खरीदा है। मोटर व्हीकल, हाँ मोटर व्हीकल इसमें डेबिट है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें बैंक भी डेबिट है। ये ऑप्शन गलत हो गया सर, इसमें मोटर व्हीकल का जिक्र ही नहीं है। मोटर व्हीकल सर इसमें डेबिट है और इसमें बैंक भी क्रेडिट है। सर ये वाहिद ऑप्शन है जिसमें आपकी दोनों बातें पूरी होती हैं। मोटर व्हीकल डेबिट, क्योंकि हमारे पास मोटर व्हीकल आया है, डेबिट है, बिल्कुल ठीक, और बैंक क्रेडिट, बैंक से पैसा गया, बिल्कुल ठीक। अब मोटर व्हीकल कितने का आया? हमारे पास मोटर व्हीकल आया 10,000 का, बिल्कुल ठीक, डेबिट साइड पर। बैंक से कितना पैसा गया? सर बैंक से गए 2,000, बैंक क्रेडिट 2,000, बिल्कुल ठीक। बाकी कितना बैलेंस रह गया? बैलेंस रह गया 8,000, जो कि हमें पे करना है। किसको पे करना है? जीएफ मोटर्स को। अगर जीएफ मोटर्स को हमें ये पैसा देना है तो वो हम पर क्या है? सर वो हम पर लाइबिलिटी है, हम पर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, और लाइबिलिटी जब बढ़ जाती है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। इसीलिए हमने जीएफ मोटर्स को यानी ट्रेड पेबल को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड पर 8,000 से। तो ऑप्शन क्या बनता है इसका भाई? उसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सारा सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू जफर। साला ने जफर को गुड्स सेल किए उधार पर। हाउ इज दिस रिकॉर्डेड इन साराज लेजर? सारा इसे अपने लेजर में कैसे रिकॉर्ड करेगी? ठीक है भाई, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा भाई, अब इसको समझेंगे। सारा जो है वो गुड्स सेल कर रही है, तो सारा के पास से गुड्स जा रही है, ठीक है। तो सारा सेल, गुड्स सेल करने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? सेल्स का। तो सारा सेल्स को रिकॉर्ड करेगी क्रेडिट साइड पर। पहले तो ये समझिए, सेल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है भाई, सेल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पर। और सारा ने ये गुड्स जफर को सेल किया उधार पर, तो जफर से हमें उधार लेना है। उधार लेने के लिए लफ्ज़ होता है ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल हमारा बढ़ रहा है, उधार बढ़ रहा है जफर की तरफ। जब ट्रेड रिसीवेबबल बढ़ता है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर, यानी जफर हो जाना चाहिए डेबिट और सेल्स हो जानी चाहिए क्रेडिट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है सेल्स क्रेडिट
और जफ़र डेबिट। अच्छा भाई, एक और ऑप्शन है सेल्स क्रेडिट और जफ़र डेबिट। सर तो दो ऑप्शन हो गए, इसमें भी सेल्स क्रेडिट हो रही है और जफ़र डेबिट हो रहा है, इसमें भी सेल्स क्रेडिट है और जफ़र डेबिट है। अब सवाल ये कि सर ए और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये याद रखिएगा भाई कि ज़फ़र का रिकॉर्ड जो है ना वो जर्नल लेजर में मेंटेन नहीं किया जाएगा। ज़फ़र क्या है, मेरा ट्रेड रिसीवेबल, और आपको ये बात बताई है मैंने कि ट्रेड रिसीवेबल का जो भी रिकॉर्ड होगा वो सेल्स लेजर में मेंटेन किया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल का जितना भी रिकॉर्ड होता है उसे हम जर्नल लेजर में नहीं बल्कि उसे हम कहाँ मेंटेन करते हैं, उसे हम सेल्स लेजर के अंदर मेंटेन करते हैं। ट्रेड पेबल का जो रिकॉर्ड होगा वो परचेज लेजर में मेंटेन होगा, और ट्रेड रिसीवेबल का जो रिकॉर्ड होगा वो जर्नल लेजर में नहीं बल्कि सेल्स लेजर में मेंटेन किया जाएगा। तो जो यहाँ पर ज़फ़र का रिकॉर्ड है ना वो सेल्स लेजर में आना चाहिए। तो इस ज़फ़र का रिकॉर्ड, ज़फ़र कस्टमर है, कस्टमर से पैसा लेना है, तो जिनसे भी पैसा लेना है ट्रेड रिसीवेबल वो सेल्स लेजर के अंदर आना चाहिए। तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी में सेल्स जो है वो क्रेडिट हो रही है और कस्टमर का रिकॉर्ड जो है वो डेबिट हो रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बस 2-3 MCQs रह गए। विंस्टन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ल्योरी, पता नहीं क्या है, विच एंट्री शुड विंस्टन मेक इन दिस लेजर। बिल्कुल सेम एंट्री, विंस्टन ने जो है वो गुड्स सेल की है, अब वो इसे कैसे रिकॉर्ड करेगा, बिल्कुल सेम वही ऑप्शन, बिल्कुल सेम। तो अगर ये गुड्स सेल कर रहा है विंस्टन तो सेल्स को रिकॉर्ड करेगा ये क्रेडिट साइड पर, और ल्योरी को रिकॉर्ड करेगा, ल्योरी पता नहीं क्या नाम है, ये रिकॉर्ड करेगा डेबिट साइड पर, कस्टमर से पैसा लेना। सेल्स क्रेडिट और लॉरी डेबिट। तो सेल्स क्रेडिट ढूंढ लीजिए, सेल्स क्रेडिट ये रही और बस यहीं पे सेल्स क्रेडिट, हाँ, और यहाँ पर भी सेल्स क्रेडिट है, सेल्स क्रेडिट ये है और सेल्स क्रेडिट ये है, यहाँ पर लॉरी डेबिट है, यहाँ पर लॉरी डेबिट है। या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है। लेकिन लॉरी क्या है, लॉरी हमारा कस्टमर है जिससे हमें उधार लेना है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का रिकॉर्ड जो है वो कहाँ मेंटेन हो जाए, जर्नल लेजर में या सेल्स लेजर में। तो इसका मैंने अभी आपको जवाब दिया कि कस्टमर का जो भी रिकॉर्ड होगा, ट्रेड रिसीवेबल का जो रिकॉर्ड होगा वो जर्नल लेजर में मेंटेन नहीं होगा बल्कि वो सेल्स लेजर में होगा। ठीक है, तो कस्टमर का जो रिकॉर्ड होगा वो होगा सेल्स लेजर में, तो लॉरी जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लॉरी डेबिट सेल्स लेजर के अंदर और सेल्स क्रेडिट जर्नल लेजर के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। ये बिल्कुल सेम पीछे वाली ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल सेम। Melissa transferred 5,000 from the bank deposit account to the bank current account on May 1st. On the same day, she received a bank loan 10,000 which he paid into bank current account. ठीक है भाई, उन्होंने अपने एक डिपॉजिट अकाउंट से बिजनेस के करंट अकाउंट में $5,000 ट्रांसफर किए और उसी दिन उन्हें जो है वो एक लोन भी रिसीव हुआ $10,000 का। हाउ मेलिसा रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन है, मेलिसा इसे कैसे रिकॉर्ड करेगी, 4 ऑप्शन उन्होंने हमें बताए। ठीक है भाई, अच्छा भाई पहले तो ये समझिए कि पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा हमारे बैंक के करंट अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, दोनों पैसा, ये 10,000 भी और 5,000 भी, ये दोनों ही पैसा मेरे बैंक के करंट अकाउंट में आ रहा है। ये 5,000 भी मेरे करंट अकाउंट में आ रहा है और ये 10,000 भी मेरे करंट अकाउंट में आ रहा है। अगर मेरे करंट अकाउंट में पैसा आ रहा है तो मेरा करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, सर मेरा करंट अकाउंट बढ़ जाएगा। अगर मेरा करंट अकाउंट बढ़ जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा, सर मेरे करंट अकाउंट में अगर पैसा बढ़ जाता है तो मैं उसे लिखूंगा डेबिट साइड पर। तो करंट अकाउंट कौन सा है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये रहा बैंक का करंट अकाउंट। तो मेरा करंट अकाउंट अगर बढ़ता है तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर इसके 2 ऑप्शन है, या तो सी ऑप्शन बनेगा या डी ऑप्शन बनेगा, या तो ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। चलो भाई सी और डी में से ढूंढना है। अब आगे बढ़ समझ लेते हैं। ये पैसा 5,000 मैंने कहाँ से ट्रांसफ़र किया, सर ये आपने अपने डिपॉजिट अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है। जब मैं डिपॉजिट से पैसा निकाल कर करंट में ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे डिपॉजिट अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, सर आपके डिपॉजिट अकाउंट में पैसा कम हो जाएगा। ओ माय गॉड, और अगर डिपॉजिट कम हो जाए, पैसा अगर कम हो जाए कहीं से भी, तो वो कहाँ लिखना चाहिए, सर क्रेडिट साइड पर। तो मेरा बैंक डिपॉजिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कम हो जाए तो ये कहाँ लिखना चाहिए, सर ये क्रेडिट साइड पर। तो बैंक डिपॉजिट इन दोनों में से किस में क्रेडिट है, ऑप्शन डी में क्रेडिट है। ठीक है भाई, अच्छा भाई अभी तक तो ये बात तय हो गई कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें मेरे बैंक में करंट अकाउंट में पैसा आ गया वो डेबिट हो गया और बैंक डिपॉजिट जो है वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, और बाकी 10,000 मैंने बैंक से लोन लिया है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो लोन मुझ पर क्या है, सर लायबिलिटी है। तो मुझ पर लायबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है, सर बढ़ी है। लायबिलिटी बढ़ जाए तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सर लायबिलिटी बढ़ती है तो रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। तो बैंक लोन यानी जो मुझ पर लायबिलिटी है वो भी कहाँ आ गई, क्रेडिट साइड पर। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, आखिरी